स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गति। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो गति 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 से मतलब आपका आप चलना, ठीक है। कोई भी वस्तु आपकी जो चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये जैसे ये जो चिड़िया है ये चल रही उड़ रही है, ये देखिए उड़ रही है, तो ये गति अवस्था में है। ये गेंद है, ये गेंद भी चल रही है, ये भी एक गति की अवस्था में है। और इसी तरह ट्रेन, आपके ये देखिए, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे सोलर सिस्टम में हमारी क्या होगी, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी तरह और भी ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रह गतिमान अवस्था में हैं और सूरज भी अपने अक्ष पे घूमता रहता है। ये सब ग्रह भी अपने अक्ष पे घूमते हैं और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरह ये बच्चा साइकिल चला रहा है, ये भी क्या है, गतिज अवस्था में है। ये देखिए, ये आपका है दोलन। ये दोलन आगे पीछे इस तरह से ये घूम रहा है, तो ये भी आपका गतिज अवस्था का ही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, कुछ वस्तुएं जो हैं विराम अवस्था में रहती हैं, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी, पेड़ हो गया, किताबें हो गई। ये तब तक विराम अवस्था में रहेंगी जब तक आप इसको हिलाएंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं विश्राम अवस्था या विराम अवस्था। कोई वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। मतलब कि आपके पास, जैसे आप जहाँ पर बैठे हैं, अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वहीं बैठे ही हैं, हिल नहीं रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो किसी एक बिंदु के सापेक्ष में कोई बदलाव ना हो रहा हो, उसे विराम अवस्था कहते हैं। मैंने इसको उदाहरण भी अभी बताए थे। गतिज अवस्था में यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, ठीक, तब वह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, एक साइकिल से बच्चा जा रहा है, ये बच्चा साइकिल से जा रहा है, अभी ये यहाँ पर, ये देखिए धीरे धीरे ये चला जा रहा है, तो ये क्या है, गतिज अवस्था में है। इसकी स्थिति जो है चेंज हो रही है। अब गतिज अवस्था के प्रारूप किस तरह से हैं? विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गतिज अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, कोई वस्तु है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा जाए, उसकी भी जो गति है वो डिपेंड करती है किस तरह की गति है। पहला, घूर्णन गति, यानी गोलाकार पथ। गोलाकार पथ का ये एग्जाम्पल अच्छा है। ये देखिए, ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये देखिए ध्यान से। और इसी तरह और भी ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर दूसरा है आपका रेखीय गति, मतलब रेखीय पथ, यानी सीधे चलते जा रहे हैं। इसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेन है ये सीधे जा रही है, तो इसकी जो गति है वो किस तरह की गति होगी, रेखीय गति की। फिर है आपका तीसरा कंपन गति। कंपन गति का उदाहरण देखिए, दोलन पथ। दोलन पथ, ये देखिए, ये जो दोलन है ये आगे पीछे इस तरह से जा रहा है। या आप इसको घर पे भी इसका उदाहरण आप कर सकते हैं। आप एक रबर बैंड लीजिए और उसको ज़ोर से खींचिए, तो आप देखेंगे वो जो रबर बैंड है वो आगे पीछे गति करता हुआ आपको प्रतीत होगा। फिर आपको कुछ राशि के बारे में जानना चाहिए। ये है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा ना हो, तब वह भौतिक इकाई अदिश राशि होगी। जैसे चाल, दूरी, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगी, अदिश राशि। मतलब इसमें दिशा का कोई दिशा नहीं बताई जाएगी, इसमें केवल
मोल बताया जाएगा। फिर है आपका सदिश राशि। इस भौतिक इकाई में मोल भी बताया जाएगा और दिशा भी बताई जाएगी। जैसे उदाहरण इसका वेग और विस्थापन, मतलब इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कोई वस्तु जा रही है तो वो किस दिशा में जा रही है, ठीक, तो वो सदिश राशि हो जाएगी। अब है आपका दूरी तथा विस्थापन। दूरी के लिए देखिए, जैसे ये मेरे पास एक, मान लीजिए इस तरह का ग्राउंड है, आयताकार ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड तो सभी बच्चे जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये आयताकार ग्राउंड है, तो मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैंने उनको कहा कि वो ए से डी पर आए, ठीक है। तो एक बच्चा क्या करता है, पहले वो ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है और डी से ए जाता है। तो इस तरह से वो ये ए बी सी डी पूरा इसका ये चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूरी। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, जो दूसरा बच्चा चालाक था तो वो क्या करता है, ए से डी यहाँ सीधे वो चला जाता है। वो कहता है कि मैम आपने कहा था कि हमें डी पर जाना है, ए से डी पर जाना है, ये नहीं बताया था कि आपने किस तरह से जाना है। तो पहला बच्चा क्या करता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। यानी मान लीजिए अगर ए से बी 10 किलोमीटर है और बी से सी 5 किलोमीटर है, तो कुल कितने वो किलोमीटर चलता है, ये 10 हो गया, ये 5 15, फिर ये 10 25 और ये 5 कितना हो गया 30। तो यानी वो पहला बच्चा 30 किलोमीटर चलता है और जो दूसरा बच्चा है तो वो केवल 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। इसी तरह मान लीजिए फिर मैंने दूसरे बच्चे को कहा कि चलो अच्छा सी तक जाना है। ए पर 2 बच्चे खड़े थे, ए से सी तक जाना है। तो एक बच्चा क्या करता है, वो ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, ठीक। और दूसरा बच्चा क्या करता है कि वो डायरेक्ट ए से सी पर चला जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो विस्थापन है वो सबसे छोटी दूरी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, ए से बी तक हमें जाना है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, देखो ए से बी ये तो चला गया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का एक और आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मान लीजिए एक बच्चा जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ पर ए पर खड़ा था और वो आ रहा है, ठीक, चल रहा है और वो वापस ए पर पहुँच जाता है, ठीक है। ए से वो चलता हुआ वापस वो ए पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और दूरी क्या होगी, जो इस वृत्त के परिमाप या परिधि होगी। और दूरी यहाँ पर क्या होगा, वृत्त की परिधि होगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन से समझ लेते हैं और अच्छे से। वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। और दूरी आपकी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती। जैसे रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। दूसरी तरफ विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है और वो अंत में कहाँ पर वो खड़ा हो गया है, उसके बीच की दूरी जो है वो आपकी विस्थापन कहलाएगी। जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम कम दूरी। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होती है।
जैसे रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। यहाँ पर आपको साथ में दिशा भी बताई जाएगी कि रमेश जा रहा है 65 किलोमीटर, तो वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। विस्थापन का मोल 0 होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए वो ए से स्टार्ट हुआ, फिर वो वापस यहीं पर आ गया, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पर थी और अंतिम स्थिति भी यहीं पर थी। तो इसके बीच का जो दूरी होगी बेटा, तो विस्थापन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, लेकिन दूरी क्या होगी इसका, इस वृत्त की परिधि, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। फिर है आपका एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति का मतलब यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा है, वो 1 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए 15 मिनट में तय करता है। फिर दूसरी बार अगले 15 मिनट में फिर से वो 1 किलोमीटर की दूरी ही तय करता है। फिर अगले तीसरे 15 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय बराबर है और दूरी भी बराबर चलती जा रही है, यानी हर 15 मिनट में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए, पहले एक समान गति का ग्राफ है, ये हो गया दूरी और ये समय। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी दूरी भी बढ़ रही है। ठीक है। असमान गति, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह असमान गति से विचरण कर रही होती है। मान लीजिए इसका उदाहरण कि एक बच्चा है, 15 मिनट, पहले 15 मिनट वो चलता है 1 किलोमीटर, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद वो देखता है कि आगे जाम लग गया है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी वहाँ 15 मिनट में, उस 15 मिनट में वो 1 किलोमीटर की दूरी ना तय करके वो कुछ कम दूरी तय करे। ठीक है। फिर मान लीजिए फिर वो आगे तीसरे 15 मिनट में जब वो आगे जाता है तो देखता है रोड थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर फिर उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी। इस तरह से उसकी ये जो गति है कि पहले 15 मिनट में 1 किलोमीटर चला, फिर दूसरे 15 मिनट में फिर से उसकी गति कम हो गई, फिर तीसरे 15 मिनट में फिर से उसकी गति कम हो गई, तो ये गति आपकी क्या कहलाएगी, असमान गति। फिर है आपका चाल एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है और यह दिशा रहित होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड चाल बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय। ठीक है। चाल एक अदिश राशि है जिसका मापन होता है और वह दिशा रहित होती है। स्पीड में कोई आपको दिशा नहीं बताई जाएगी कि वो उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, कोई दिशा नहीं बताई जाएगी, केवल बताया जाएगा कि वो इतने किलोमीटर चला है। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है, पर यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती है। जैसे मैंने अभी एक समान गति और असमान गति के बारे में बताया था, तो वैसे ही यहाँ पर चाल भी बदलती रहती है। इस स्थिति में असमान स्थिति किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास असमान चाल है, ठीक है, तो जैसे मैंने दूसरा उदाहरण बताया था आपको कि 15 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 15 मिनट में उसकी जो दूरी है वो कम हो जाती है, फिर तीसरे 15 मिनट में फिर दूरी कम हो जाती है, तो ये असमान चाल है उसकी। ठीक।
तो यहाँ पर औसत चाल निकालने के लिए कि भाई उसकी औसत चाल क्या रही होगी, उसकी स्पीड क्या रही होगी, एवरेज स्पीड जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर से स्कूल आ रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आपकी जो चाल है वो कभी भी एक समान नहीं रहेगी, ठीक है। वो कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो एक औसत चाल निकालने के लिए कि मतलब कि आपको वहाँ से घर से स्कूल तक आने में आप कितने स्पीड से आते हैं, कितनी चाल से आते हैं, तो वहाँ पर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे या औसत चाल निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है कुल दूरी, यानी घर से स्कूल तक के बीच की दूरी कितनी है, और कुल समय, आपको घर से स्कूल आने में कुल कितना समय लगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, औसत चाल। जैसे अभी क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में करें यदि वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में पूरा करती है। अब ये आपके पास बेटा चाल आपको दी हुई है, ये दूरी दी हुई है 40 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 5 घंटा, ठीक। तो सबसे पहले आप चाल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय 40 बटे 5, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया, ठीक। फिर नीचे घंटा है, तो घंटे को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, 60 × 60 यानी 60 को 60 से गुणा करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। फिर है आपका वेग। वेग जैसे आपका चाल था उसमें हम दिशा नहीं लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वेग में आपका दिशा भी सम्मिलित होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहा जाता है। और इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वहाँ पर चाल किसके बराबर होता था, दूरी बटे समय, यहाँ वेग आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। वेग एक आपकी सदिश राशि है जिसका परिमाप उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। वेग कैसे बदलता रहेगा, जैसे जैसे दिशा बदलती रहेगी वैसे वैसे आपका वेग भी बदलता रहेगा। ये देखिए औसत वेग क्या होगा, एक अगर हम रेखीय गति की बात करें, मतलब कि अगर कोई वस्तु जो है सीधे जा रहा है, रेखीय गति में जा रहा है, तब उसका औसत वेग हम किस तरह से निकालेंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। कितना विस्थापन हुआ और कितना समय है कुल। और समान गति से जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका जो प्रारंभिक वेग था, जो स्टार्टिंग में जो उसका वेग था, प्लस अंतिम लास्ट में उसका वेग क्या हो गया, उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा औसत वेग। तो हम प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करेंगे और अंतिम वेग को v से। तो हमारे पास v औसत क्या आ जाएगा, u + v/2, और इसका मात्रक भी क्या रहेगा बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।